वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो, फिजिक्स रिवीजन सीरीज का आज का अपना चैप्टर है ऑसिलेशन एंड वेव। ठीक है, मेरा नाम सब जान रहे हो, आलोक झा। इस टॉपिक से जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं? 3। चलो देखते हैं हम लोग। इस 3 क्वेश्चंस में से ये मैं अपना पार्ट 1 को ही अभी बना रहा हूँ। इसमें से फर्स्ट पार्ट 1 मतलब ऑसिलेशन। इसमें से जो ये 3 क्वेश्चन मैंने बोला ना ऑसिलेशन एंड वेव में, तो उसमें से ऑसिलेशन वाले पार्ट से एक्सपेक्टेड होगा 2। और वो 2 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखो यहाँ से। ये जो स्प्रिंग मास और सिंपल पेंडुलम है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांस है। और ये जो इक्वेशन वाला पार्ट है, ये जो इक्वेशन वाला पार्ट है, इससे एक क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, यहां से एक एक क्वेश्चन और उधर फिर वेव से एक क्वेश्चन, तो ऑल टुगेदर टोटल 3 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है। डन है? चलो वन बाय वन करके हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करो ऑसिलेशन का। मैं अभी फिलहाल के लिए इस पर बात नहीं कर रहा हूँ, पीरियडिक मोशन क्या है, ऑसिलेशन क्या है, वो थोड़ा बाद में बात करूंगा। सबसे पहला जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एसएचएम के ही ऊपर। तो एसएचएम क्या? सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है उसके लिए एक मीन पोजीशन चाहिए। मीन पोजीशन से अगर पार्टिकल को मैंने राइट लेफ्ट अप डाउन कहीं पर भी रखा, तो उस मीन पोजीशन पर लाने के लिए कोई तो फोर्स चाहिए। कोई तो फोर्स चाहिए जो कि उस पार्टिकल को खींच करके कहां लेकर के आए? मीन पोजीशन पर। जो फोर्स उसको खींच करके मीन पोजीशन पर लेकर के आता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम देते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। अब बोलोगे कि अगर पार्टिकल को यहां पे रखा है तो जो फोर्स खींच करके ला रहा है वो रीस्टोरिंग फोर्स। अगर पार्टिकल जो है वो ऐसा मोशन ना करके ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे एंगुलरली जैसे पेंडुलम करता है, तो इसमें पाथ स्ट्रेट नहीं होता। जैसे स्प्रिंग मास में पाथ स्ट्रेट होता है तो उसमें हम लोग कहते हैं फोर्स। अगर ऐसे पाथ कर्व होने लग जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर एसएचएम। तो लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम, ऐसे 2 एसएचएम हो सकते हैं। ठीक है, अगर लीनियर एसएचएम का बात करें तो उसमें फोर्स, और एंगुलर एसएचएम का बात करें तो उसमें टॉर्क। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं लीनियर एसएचएम का, समझो इसको, लीनियर एसएचएम का। तो लीनियर एसएचएम में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, जो फोर्स होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? -x। और अगर मैं बात करूं एंगुलर एसएचएम का, समझिएगा, एंगुलर एसएचएम का, तो उसमें फोर्स नहीं बोलूंगा, उसमें बोलूंगा टॉर्क। तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -θ। ठीक है, सो अगर मैं मॉड के बारे में बात करूं तब x पे और वहां पर थीटा पे। तो यहां पर F इक्वल टू एक कांस्टेंट तो आएगा। तो अगर लीनियर एसएचएम है तो उस कांस्टेंट के जगह पर हम लोग लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और अगर एंगुलर एसएचएम है तो उस कांस्टेंट के जगह पर लिखेंगे I इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें m मास, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसमें I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में आता है? कितने टाइप का एसएचएम? 2। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ पर हो रहा है तो लीनियर, अगर कर्व पाथ पर हो रहा है तो एंगुलर। बात समझ में आ गया? ठीक है, लीनियर एसएचएम का कोई एग्जांपल है क्या? क्यों नहीं है? स्प्रिंग मास है ना, स्प्रिंग मास। एंगुलर एसएचएम का कोई एग्जांपल है क्या? नहीं है। यस है ना, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, चलो पहले अब हम लोग इसी दोनों पे बात करते हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं स्प्रिंग मास पर, स्प्रिंग मास, तो इसमें बताओ फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे? ये मॉड हटा दो, फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो बताओ तो यहां पर ग्राफ कैसा बनेगा? चलो ग्राफ फटाक से मुझे बताओ। तो यहां पर है फोर्स, यहां पर है x, तो ये ग्राफ मस्ट बी लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया अपना स्प्रिंग मास का। इधर पे मैंने यहाँ पे लिखना है पेंडुलम को, इधर पे लिख देना है पेंडुलम को। तो पेंडुलम में क्या ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है? तो नहीं है, बट स्टिल चलो टॉ माइनस थीटा। अगर हमें यहाँ पे टॉ लिखना है, यहाँ थीटा लिखना है, तो दिस ग्राफ विल ऑल्सो बी लाइक दिस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग मास में, तो ये जो मॉड एफ होता है वो किसके बराबर हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। स्टैंडर्ड फोर्स तो यही है। दिस इज व्हाट? स्टैंडर्ड फोर्स, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ फोर्स। जैसे कि इसमें टॉर्क का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ कि स्प्रिंग जुड़ा हुआ है ना, यहां पर कौन जुड़ा हुआ है? स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या होता है? के एक्स।
तो बेसिकली इस फोर्स के जगह पर बताओ के एक्स आएगा या नहीं आएगा। तो यहां अगर के एक्स आएगा और स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्स तो कटा, यानी यहां से जो ओमेगा निकला दैट विल बी रूट अंडर व्हाट, बोलो तो के बाई एम। ओमेगा इज रूट अंडर व्हाट, के बाई एम। सिंपल बात समझ में आ रहा है ना। तो ओमेगा इज रूट अंडर के बाई एम। और अगर हम टाइम पीरियड का बात करते हैं तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये बन जाएगा 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। इसमें ये दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, हमें इसको ध्यान में नहीं रख, सॉरी, हम लोग इसको भूल नहीं सकते, इसको भूलना एफर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो ओमेगा रूट अंडर क्या है, के बाई एम। तुम लोग मुझे बताओ कि ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर, चाहे ओमेगा या टी, कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा टर्म है जो कांस्टेंट फोर्स से आ रहा है, लाइक मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, जी वाला टर्म, जी है क्या कहीं पर, नहीं है ना। कोई भी कांस्टेंट फोर्स का जैसा कोई टर्म नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक है तुम्हारा के, दूसरा है एम। के मतलब जो स्प्रिंग लगा हुआ है, जो स्प्रिंग मास से जुड़ा हुआ है, वो वाला स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, और जो मास है, ठीक है। और टाइम पीरियड भी बस वही सेम है। मैं आपको एक आध इस पर एग्जांपल लेकर के समझाता हूं, समझ में आ जाना चाहिए, बहुत मुश्किल तो है नहीं। ये देखो, बताओ यहाँ पर ये स्प्रिंग जुड़ा हुआ है ना, ये मास है ना, ये ऑसिलेट करेगा या नहीं करेगा। तो इसका अगर मुझसे पूछ लिया जाए ओमेगा, तो बोलो ओमेगा को क्या लिखूंगा, रूट अंडर के बाई एम। नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना। ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट अंडर के बाई एम। इसका टाइम पीरियड पूछेगा, क्या बोलेंगे, बोलो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। चलो यहाँ पर अब ये स्प्रिंग को हमने लटका दिया, ये ऐसे है एम, यही स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इसका भी हमसे ओमेगा पूछ लिया, क्या लिखेंगे, के बाई एम। चेंज नहीं करना है, हमें सॉल्व करना ही नहीं है, मेरी बात समझो। यहां पर ये जो वर्टिकल है ना, वर्टिकल में एक फोर्स आता है ना एम जी, तो एम जी एक कांस्टेंट फोर्स है। और इस वाले ओमेगा में कहीं पर भी देखो जी वाला टर्म आ रहा है क्या, नहीं है ना। तो चाहे मास ऐसा करके वाइब्रेट करे या मास वर्टिकली वाइब्रेट करे, फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए भी टाइम पीरियड यही सेम, तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, सेम फॉर्मूला। मेरी बात समझा ना। हॉरिजॉन्टल वाइब्रेट करना हो, चाहे वर्टिकल वाइब्रेट करना हो, चाहे इंक्लाइन प्लेन पे वाइब्रेट करना हो, हर एक में यही रहेगा। ओमेगा का फॉर्मूला या टाइम का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि ओमेगा किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ओमेगा किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट और मास पर। पूछेगा स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ा रहे हैं, बताओ क्या होगा। अब तुम लोग बोलते हमें नहीं पता, बैल हो, मार खाने लायक, गधे हो, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ा रहे हैं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के बढ़ाने, अबे ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा ना भाई। अगर मास को घटा रहे हैं, मास घट रहा है, तो मास अगर डिक्रीज करेगा तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझो ना। ओमेगा बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, ओमेगा, टाइम पीरियड और ओमेगा का रिलेशन ऐसे भी हमें पता होना चाहिए, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा ना, बात खत्म। अभी जो हमने बात करना है 2025 में, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, 2025 का पेपर वाज द टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ नीट, बोलते हैं। उसमें क्या यही सेम क्वेश्चन एक आया था या नहीं आया था, पलट करके देखना, मैं तुम्हें क्वेश्चन बोल रहा हूँ। उसने बोला कि एक मास है, वो एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, ये एक मास है, इसमें सैंड भरा हुआ है, सैंड, बालू भरा हुआ है, सैंड, ठीक है। और वो जो सैंड है वो लीक कर रहा है, यहाँ से ये जो सैंड इसमें भरा हुआ है वो लीक कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में इसका ओमेगा का ग्राफ और टाइम पीरियड का ग्राफ कौन सा होगा, चलो बढ़िया। तो ओमेगा का ग्राफ, यहाँ ओमेगा का ग्राफ और यहाँ पर टाइम पीरियड का ग्राफ पलट करके देख लेना, क्वेश्चन मिलेगा। तुम लोग बताओ, अगर ये सैंड लीक करेगा तो ये मास सेम रहेगा या चेंज कर जाएगा, बोल। तो अगर ये लीक करे तो मास तो घटेगा ना। अगर मास घट गया, मास अगर घट जाता है, तो ओमेगा और मास का रिलेशन दिख रहा है, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। नहीं याद होता है तुम लोगों को, यही तो दिक्कत है। ओमेगा इज रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम एंड टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रूट एम, क्योंकि ये तो उल्टा है ना, टी इज 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पर मास घट रहा है, मास घटेगा तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा। तो ओमेगा जो बढ़ेगा उसका ग्राफ ये बढ़ने वाला हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन मत बनाना, देखो इनवर्सली है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाओगे। और टाइम पीरियड जो होगा वो घटेगा, यही वाला एक क्वेश्चन था।
ठीक है, क्या हम लोगों को ये दो फॉर्मूला याद रहेगा, ओमेगा एंड टी, याद रह जाएगा? इसके अलावा सीखने के लिए हम लोगों ने हजारों क्वेश्चन अपने नोटबुक में करके रखा है, लेकिन अगर ये दो चीजें आपको याद नहीं है ना, तो आप बाकी के कितने भी क्वेश्चंस लगाओ, फायदा ही नहीं होना है। तो फायदा आपको तभी होगा जब आपको ये और ये याद है। ठीक है, ये इट इज मस्ट, आपको एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ओमेगा किस पर डिपेंड करता है, तो सिर्फ के पर और एम पर, सिर्फ के और एम। टाइम पीरियड भी किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ के और एम। इसके अलावा और किसी फैक्टर पर यह डिपेंड नहीं करता। बात खत्म हो गया, इतना ही है। अगर हम लोग मास को चेंज कर दें, कौन से मास को, जो मास स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है, जो मास स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है, अगर उसके मास को चेंज कर देंगे तो ये भी बदलेगा और ये भी बदलेगा। लेकिन अगर मास चेंज नहीं कर रहे हो, स्प्रिंग चेंज नहीं कर रहे हो, तो ये दोनों भी चेंज नहीं होगा, भले ही उसको और कुछ भी कर दो। बात क्लियर है? अब बोलोगे कि क्या सर, अगर हम उस स्प्रिंग मास को पानी में डुबा देंगे? हाँ रे, पानी में भी डुबा दोगे अगर वो नॉन विस्कस लिक्विड है। समझो, अगर वो कैसा लिक्विड है, नॉन विस्कस लिक्विड है, तो वहां पर भी टाइम पीरियड या ओमेगा सेम ही रहेगा। स्प्रिंग मास का बात कर रहा हूं मैं। ठीक, चलो अब आ जाते हैं हम लोग पेंडुलम पे। तो पेंडुलम में जो हम लोग लिखते हैं, इसमें ओमेगा का वैल्यू, तो इसमें ओमेगा का वैल्यू होता है रूट अंडर जी बाई एल। ठीक है, और इसमें जो टाइम पीरियड का वैल्यू लिखते हैं, तो वो होता है 2 पाई बाय ओमेगा ना, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि क्या एक पेंडुलम का टाइम पीरियड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या जी पर डिपेंड करता है या नहीं, क्यों नहीं करता है, दिख ही रहा है, सामने सामने दिख रहा है, जी पर डिपेंड करता है। जी मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, होता है। अगर हम लोग मान लो यहीं पर इसके जगह इफेक्टिव एक्सेलरेशन लेने लग जाए, तो आ सकता है जी इफेक्टिव भी। जैसे मान लो कि एक पेंडुलम है ना, पेंडुलम को एक एलिवेटर के रूप से लटका है, एलिवेटर के रूप से मतलब लिफ्ट से। अब वो लिफ्ट जो है अगर अपवर्ड एक्सेलरेट करने लगे, तो अपवर्ड एक्सेलरेट करने पर बताओ यहाँ जी इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो अगर वो अपवर्ड एक्सेलरेटेड है ए नॉट से, तो जी इफेक्टिव की जगह पर क्या लिखोगे, जी प्लस ए नॉट। मेरी बात समझ में नहीं आया, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो, अगर ये यहाँ पर पेंडुलम है, अगर ये इसको ऊपर की तरफ मैं ए नॉट एक्सेलरेशन से ले करके जाऊं, तो ऐसे में इसका टाइम पीरियड को क्या लिखूंगा, बोलो, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी प्लस ए नॉट, करेक्ट। अगर मान लेते यही वाला एलिवेटर नीचे आने लग जाए सेम ए नॉट एक्सेलरेशन से, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय, नीचे आ रहा है ना, तो ऐसे में क्या हो जाता है, जी माइनस ए नॉट। ठीक है, अब यहां पर भी तुम्हें कंफ्यूज किया जा सकता है, वो बोलेगा नहीं कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, नहीं बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है, तो फिर कैसे हम लोग समझेंगे? देखो, अगर वो नहीं बोल रहा है और उसने बोला कि इस तरीके से पेंडुलम है, हमने इसको एक एक्सेलरेशन दिया, ठीक है, सॉरी, इस पेंडुलम को हम लोग ऊपर लेकर के जा रहे हैं, जिसका जो पोजीशन है ना y, वो दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 2t-1, ऐसे है। इसका पोजीशन जो है, ये लिफ्ट का पोजीशन, ये जो लिफ्ट है ना, जिस लिफ्ट के रूप से ये लटका हुआ है, उस लिफ्ट का पोजीशन जो है वो बदल रहा है। ये इक्वेशन दिया है, देखो कैसे खराब करके है, क्वेश्चन वही, लेकिन उसने लैंग्वेज बदल दिया। तो अब ऐसे में पूछेगा कि इसका तब टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड जो होता है वो टी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो जी के जगह तो जी इफेक्टिव लिखते हैं। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, समझो, अगर ऊपर जा रहा है वो भी किसी एक्सेलरेशन से, तभी तो जी या जी प्लस ए नॉट या जी माइनस ए नॉट। अब यहां पर देखो, ये y को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करने से a आएगा ना, एक्सेलरेशन आएगा, तो इसको हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देखो तो a कितना आता है, तो ये बन गया 2। तो ये जो 2 बना, इसका मतलब है कि ये लिफ्ट ऊपर के तरफ 2 के एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो अब बताओ, जब ये ऊपर की तरफ जाता है, तो यानी यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी इफेक्टिव की जगह पर g यानी 10 प्लस ए की जगह पर यानी 2, 10 प्लस 2 12। बात समझ में आया? यस, यहां पर ऐसे करके होता है। तो दो एसएचएम है, एक है तुम्हारा लीनियर एसएचएम और एक है तुम्हारा एंगुलर एसएचएम। दोनों ही कॉन्सेप्ट में अगर आपको जाना है, तो ये एकदम पहले बेसिक वाली बातें को तो हमेशा याद रखो, तभी तो तुम इसके बियॉन्ड सोचोगे ना।
अगर ये दोनों आपको प्राइमरी वाली बातें याद नहीं है तो बियॉन्ड सोचने में हमेशा ही एक दिक्कत आएगा। ठीक, तो इसको पहले याद कर ले कि किसका टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है और नहीं करता है। तो क्या पेंडुलम का टाइम पीरियड जी पे डिपेंड करता है? यस। क्या उसको एक्सेलरेशन चेंज कर सकता है? यस। अगर एक्सेलरेटेड लिफ्ट में रख दिया जाए तो टाइम पीरियड बदलेगा? यस। क्या इस पर जी का कोई इफेक्ट है? नो। इसका जो टाइम पीरियड है उस पर कौन कौन काम करता है? तो सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट और मास। ठीक है, अच्छा स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में सुन लेना बहुत जरूरी है। बोल मुझे, अगर दो स्प्रिंग को सीरीज में लगा दें, फॉर्मूला जानते हो सीरीज वाला, तो सीरीज में लगाने पर 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2, वो रेसिस्टेंस का उल्टा, याद रहेगा? ओके। अगर मान लेते हैं इसको पैरेलल में लगा दें, स्प्रिंग को अगर पैरेलल में लगा दें तो इसमें k इक्विवेलेंट इज k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4। डन है। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट ये k, it is inversely proportional to length of spring. Do we know this? Yes ना? Yes. तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसका क्या मतलब है? अगर मान लेते हैं कि ये इतना बड़ा एक स्प्रिंग है, इतना बड़ा एक स्प्रिंग है, इसको मैंने आधे में तोड़ दिया, तो अगर इसका टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट k था तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? तो लेंथ आधा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल 2k। ठीक है, तो लेंथ जैसे आधा किया तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने इस स्प्रिंग को मान लो n पार्ट्स में तोड़ दिया, n पार्ट्स, ये स्प्रिंग था, इसको ऐसे ऐसे करके हमने n पार्ट्स में तोड़ दिया, तो एक पार्ट का कितना हो जाएगा? तो nk। ठीक है, एक पार्ट का हो जाएगा nk। अगर हम लोग इन्हीं हर एक पार्ट को अगर वापस से पैरेलली कनेक्ट कर दें, पैरेलली, तो nk 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 nk, तब फिर k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? n स्क्वायर k। तब फिर k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? n स्क्वायर k। ध्यान से सुन रहे हैं ना सब? तो फिर हो जाएगा ये n स्क्वायर k। जैसे मैं तुम्हें फिर से बोलता हूं, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, समझिए, उसको मैंने 5 टुकड़े में बांटा, तो बताओ हर एक टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट 5k। अब उस पांचों टुकड़े को मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, पैरेलली, तो बताओ कि टोटल k इक्विवेलेंट कितना हो गया? तो 5k 5k 5k, तो हो गया 25k। ठीक है, अब उससे बताओ कि टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ा? तो टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम पीरियड इज t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m/k, है ना? यहां पर तो ये चेंज हुआ है या नहीं यार? हाँ हुआ है। तो 2 पाई अंडर रूट m/k, तो k की जगह पर तुम k इक्विवेलेंट लिख सकते हो। तो k इक्विवेलेंट अब कितना हो गया? 25k। तो 25k अगर यहाँ रखोगे तो 25 जब बाहर निकलेगा तो रूट के बाहर तो वो 5 बनाएगा, तो न्यू टाइम पीरियड जो होगा, न्यू टाइम पीरियड, वो ओरिजिनल टाइम पीरियड का कितना हो जाएगा? 1/5। बताओ बात मेरा समझ में आया? तो स्प्रिंग मास और पेंडुलम दोनों के टाइम पीरियड से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हमने हमारे नोट्स में कर रखा है, प्लीज गो थ्रू इट। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप लोग करो। डन। अब हम बात करने जा रहे हैं, अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं किस पर? तो इक्वेशन के ऊपर में। समझो, इक्वेशन ऑफ एसएचएम को हम लोग कैसे लिखते हैं? ठीक, तो इक्वेशन हमेशा कुछ ऐसा होना चाहिए जो रिपीटिंग नेचर को बता पाए, क्योंकि इसमें पार्टिकल जो होता है वो मेन पोजीशन से ऐसे आगे पीछे इस तरीके से रोटेट करता है, मतलब क्या करते हैं? टू एंड फ्रो करता है। तो यहां पर से कुछ ऐसा इक्वेशन हो कि टाइम बढ़ने पर ऐसा लगे कि वो दूर भी गया, फिर टाइम बढ़ ही रहा है लेकिन वो पास भी आ जाए। ऐसा एक परफेक्ट फंक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज मोस्टली रिप्रेजेंटेड इन साइन थीटा और कॉस थीटा। किसमें? साइन थीटा या कॉस थीटा, समझिएगा। ओके, तो अब यहां पर हम लोग इक्वेशन लिखने के लिए मैं क्या समझा रहा हूं, सबसे पहले एक सर्कल बनाओ। ठीक है, ये एक सर्कल बना लो, मैं जो समझा रहा हूं ध्यान से यहीं पे समझना है। समझ लो कि ये सर्कल पर जो है एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जो यहां से स्टार्ट किया, यहां से t इक्वल्स टू 0 पर यहां से स्टार्ट किया, और ये कुछ इस तरीके से ये जा रहा है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है,
अब अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो थोड़े टाइम में ये यहां पहुंच गया, यहां पर हो गया टाइम t। कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है ओमेगा, ठीक है। अब वो जो पार्टिकल जो यहां से स्टार्ट होकर के यहां पर पहुंचा है टी टाइम में, अब उस पार्टिकल को नहीं देखना, हमें देखना क्या है, अब देखो इसको, हमें देखना उस पार्टिकल के प्रोजेक्शन को। तो प्रोजेक्शन एक्स पर भी बन सकता है, प्रोजेक्शन वाई पर भी बन सकता है, दोनों एक्सिस पे प्रोजेक्शन बन सकता है, क्लियर है। एक्स पे भी बन सकता है, वाई पर भी बन सकता है। अब मुझे बताओ कि तुम्हें कौन से तरफ प्रोजेक्शन को देखना है। चलो मैं पहले बात कर रहा हूं एक्स के तरफ प्रोजेक्शन का, ठीक है। सो प्रोजेक्शन अलोंग एक्स, समझना इसको ध्यान से। तो एक्स एक्सिस तो ये, तो एक्स पे प्रोजेक्शन डालने का मतलब भी तो बता दे भाई। मतलब यहां से ऐसे करके ये वाला पॉइंट हो गया, यही हो गया प्रोजेक्शन अलोंग एक्स, ठीक है। और इनिशियल टाइम ये था, तो वहां से भी तो एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन डाल दे भाई, ठीक। तो ये हो गया इसका इनिशियल, और ये टाइम टी पर। तो इनिशियली अब और भी एक चीज समझना है, समझो। अब जब ये पार्टिकल ये पूरे में ऐसे घूमेगा, यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक गया, तो उसका प्रोजेक्शन देखो, प्रोजेक्शन यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक गया, फिर ये पार्टिकल यहां पहुंच गया तो उसका प्रोजेक्शन भी इधर आ जाएगा, ये पार्टिकल ऐसे गया उसका प्रोजेक्शन भी यहां आ गया, ये पार्टिकल ऐसे गया इसका प्रोजेक्शन इधर चला गया। प्रोजेक्शन वर्ड समझ में आ रहा है ना? जैसे ये यहां पर है तो यहां से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालो, यहां आया उस वहां से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालो, यहां गया वहां से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालो, हर पॉइंट पर से ये एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो। जैसे वो यहां पर गया, यहां से भी ये परपेंडिकुलर, यहां गया यहां से भी परपेंडिकुलर। तो जब ये पार्टिकल ऐसे करके इस पर रिवॉल्व करता रहेगा, तो तुम सोचो कि उसका जो प्रोजेक्शन है वो ऐसे ऐसे जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन अलोंग एक्स जो होगा ये एसएचएम कर रहा होगा, इट विल हैव द एसएचएम, समझ में आया। तो उसमें प्रोजेक्शन का देखो एसएचएम को, ये यहां से गया इधर, फिर आया इधर, फिर आया इधर, मतलब यहां से उधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर उधर, फिर इधर, फिर उधर, फिर इधर, समझ में बात है। तो वो किसी भी टाइम टी पर मीन पोजीशन से जितना दूर है, मीन पोजीशन से जितना दूर है, इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन फॉर पोजीशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन फॉर पोजीशन ऑफ एसएचएम। चलो ये हमने मान लिया एक्स। अब ये तुझे एक्स चाहिए, ये एक्स को कैसे तू लिखेगा समझिएगा। जहां पर ये है वहां से पहले इसको ऐसे करके मिला दो, मिला दिया, t इक्वल्स टू 0 पर यहां था, t पर यहां पहुंच गया, तो इस बीच का जो ये एंगल बना वो बन गया थीटा। दिस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। वी ऑल नो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा, क्योंकि कांस्टेंट है ना स्पीड, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। जैसे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, वैसे थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। ओके, ये थीटा हमें मिल गया। इसका जो रेडियस वैल्यू है, उस रेडियस वैल्यू को मान लेते हैं हम a। इसका रेडियस वैल्यू को क्या मान लिया a, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये x लिखने के लिए ये a का x के तरफ ऐसे लिखना पड़ेगा ना, समझो इसको यहां पर। तो यहां पर ये हो गया a, हमें लिखना है ये x को, और ये वाला एंगल है थीटा। हम लोग वेक्टर में प्रोजेक्शन सीखा है यार, तो a का जिधर ये एंगल बन रहा है वो वाला हो जाता है a cos थीटा, और जिधर ये एंगल नहीं है उधर हो जाता है, बताओ कितना, a sin थीटा। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। तो x जो हम लोग लिख रहे हैं वो x किसके बराबर है, a cos थीटा या a sin थीटा, तो a sin थीटा। तो x के जगह पर हम लोग लिखेंगे x विल बी इक्वल टू a sin थीटा की जगह पर कितना आ गया, तो ओमेगा टी। तो ये बन गया इसका क्या, एसएचएम का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो ये x उसका पोजीशन है, x क्या है उसका पोजीशन है। चलो अभी जितना तुम्हें समझ में आया है उसी समझ के अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे प्रोजेक्शन अलोंग y लिख करके सोचो। तो प्रोजेक्शन अलोंग y पर अगर हम बात करें, चलिए यहाँ पर, तो यही है, यहीं से स्टार्ट हुआ था t cos टू 0, यहां पे पहुंचा था t पर। प्रोजेक्शन अलोंग y में, अब देखो प्रोजेक्शन ये y एक्सिस है, पूरा पूरा ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर प्रोजेक्शन डालेंगे तो यहां पे पहुंचेगा। तो ऑरिजिन से ये है y,
ओरिजिन से ये वाला। तो अब ये देखो, ये वाला डिस्टेंस क्या था a, ये वाला एंगल कितना बना था थीटा। तो बताओ y इक्वल्स टू हम लोग कितना लिखेंगे, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा a cos थीटा, थीटा की जगह पर ओमेगा टी यानी a cos ओमेगा टी। cos में अगर तुम्हें चीजें ठीक लगता है लिखना तो लिखो, नहीं तो cos को तुम साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एसएचएम के इक्वेशन को लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो है वो y में भी लिखा जा सकता है, x में भी लिखा जा सकता है। ओके, अब इसको कोरिलेट करो। जैसे हम लोगों ने स्प्रिंग मास पढ़ा, तो यानी यहां पर था, ये अगर मान लेते यहां तक जा सकता है या इधर यहां तक जा सकता है, तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर सोचो ये वाला पोजीशन, इस पोजीशन को तो हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं, x इक्वल्स टू 0, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो मीन पोजीशन। तो x एक्सिस पर हो रहा है, यहां से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, दैट इक्वेशन विल बी x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम से मैं तुम्हें कोरिलेट करके समझा रहा हूं। तो ये इधर a, इधर भी a जा रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, और इसका इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो a sin ओमेगा t। a क्या है, तो एम्पलीट्यूड। तो ये जो ये आ रहा है ना, ये साइन वाला टर्म एक्चुअली वही ओमेगा क्या था बताओ, यहाँ पर ओमेगा उसका रोटेशनल स्पीड था ना, एंगुलर स्पीड, वही यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। डन, ओके। सो नाउ व्हाट इज द मीन पोजीशन इन दिस, मीन पोजीशन इज x इक्वल्स टू 0। ओके, फिर से एक बार समझो ध्यान से। अगर इसी में मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल है जो x इक्वल्स टू 0 के अकॉर्डिंग ना करके वो यहां पर से ये इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इतना ही दूर है, ये इसका मीन है, और ये वाला डिस्टेंस है कुछ a1। तो ऐसे में ऐसे पार्टिकल का इक्वेशन को कैसे लिखते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू, ये मीन पोजीशन के अबाउट नहीं कर रहा, मतलब सॉरी ओरिजिन के अबाउट ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है, इसका मीन पोजीशन कहीं और है, ओरिजिन से a1 डिस्टेंस पर, ये ओरिजिन है, जैसे यहीं पर हमने ओरिजिन मान लिया, तो ये ओरिजिन से a1 डिस्टेंस पर अगर कर रहा है, तो इसके इक्वेशन को क्या लिखोगे, तो a1 प्लस a साइन ओमेगा टी, a1 प्लस a साइन ओमेगा टी। तो ये जो पहला वाला टर्म है ना, ये कोई एसएचएम को इंडिकेट नहीं करता, मेरी बात समझना ध्यान से। ये जो पहला वाला टर्म है a1, वो एसएचएम को इंडिकेट नहीं करता, ये बस ये बता रहा है कि ओरिजिन है इधर पे, और मेन पोजीशन जो है, मेन पोजीशन वो ओरिजिन पे नहीं है। समझ आ रहा है, मेन पोजीशन कहां पर है, तो x इक्वल टू a1 पर है, और एम्पलीट्यूड तो ये है, एम्पलीट्यूड तो ये है a। बात कुछ समझ में? मुझे अब ये वाला, ये अपना नीट का PYQ है, नीट का PYQ हम बात कर रहे हैं, ये बताओ x इक्वल टू a1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी, ये है, सपोज कर लो। मुझे इस इक्वेशन को देख करके बताओ कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, व्हाट इज इट्स एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड सिर्फ ये, सिर्फ ये। व्हाट इज इट्स मीन पोजीशन, मीन बताओ, मीन पोजीशन ये हो जाएगा x इक्वल्स टू a1। समझ में आया या नहीं आया? आ गया, ठीक है। एक बार और, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं जेई का PYQ। अब जो है वो जेई का PYQ भी देख लो। तो x इक्वल्स टू a1 है प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस a3 कॉस ओमेगा टी, ये कुछ ऐसा दे दिया। ठीक है, उसने पूछा इसका एम्पलीट्यूड बताओ। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड में ये वाला टर्म नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है, मीन है x इक्वल्स टू a1। एम्पलीट्यूड का अगर बात करें तो एम्पलीट्यूड में बस ये वाला ही टर्म इंडिकेट करेगा, ये हमने कई बार देख लिया है, ये ऐसा। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है कितना बन जाएगा, तो रूट अंडर, यहाँ साइन है वहां कॉस है ना, तो रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, दिस इज इट्स एम्पलीट्यूड। ध्यान में रह जाएगा? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो इक्वेशन ऑफ एसएचएम हमें समझ में आ गया। अब अपने को समझना है सबसे पहला चीज फेस को। तो फेस वर्ड यहां पर क्या होता है, तो फेस जो है ना, ये एंगुलर पोजीशन को इंडिकेट करता है। एंगुलर पोजीशन, फेस मतलब होता है एंगुलर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t।
एट टाइम t, किसी भी टाइम पर जो उसका एंगुलर पोजीशन है उसी को हम लोग कहते हैं फेस। ठीक है, तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t में एंगल, ये देखो साइन के अंदर में ये है ना थीटा, थीटा की जगह पर, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे फेस। तो यहां पर फेस की जगह पर क्या हो गया ओमेगा टी। सपोज कर लो x इक्वल्स टू है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसमें जो है ये है, तो इसमें फेस के जगह पर हम लोग बोलेंगे ओमेगा टी प्लस फाइव को। फेस के जगह पर किसको बोलोगे ओमेगा टी प्लस, पूरे को हम लोग बोलते हैं फेस, कंप्लीट थिंग को हम लोग क्या बोलते हैं फेस। ठीक है, अच्छा फेस तो समझ में आ गया। क्या सिर्फ फेस को ध्यान में रखने से हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं पोजीशन का? बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, चलो बिल्कुल ले सकते हैं, समझना है इसको। हम लोग जब बात करते हैं मीन पोजीशन का, ये देखो ये मान लेते हैं इस पाथ पर, ये है मीन पोजीशन, ये है मीन, और ये है एक एक्सट्रीम, ये है दूसरा एक्सट्रीम। तो ये पार्टिकल यहां से उधर गया, वहां से इधर आया, और यहाँ पर ऐसा। ठीक है, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ उधर जा रहा है, फिर ये वापस आ रहा है, फिर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, फिर पॉजिटिव, और फिर यही वाला साइकिल कंटिन्यू हो रहा है। तो इसमें से फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का याद रखना चाहिए। ठीक है, जैसे जब जब पार्टिकल यहाँ पर है, ये वाला, जब यहाँ से वो राइट वर्ड की तरफ जा रहा है, यहाँ से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ से वो पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो फेस वैल्यू बनेगा वो है 0। फेस कितना है 0। ओके, जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर इसका फेस वैल्यू कितना बनेगा, तो π/2। ठीक है, फेस वैल्यू π/2। फिर जब वो रिटर्निंग में जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो यहाँ पर वो निगेटिव की तरफ जा रहा होगा, तो इस जगह पर इसका फेस वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई। ठीक, जब वो निगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो यहाँ पर उसका फेस वैल्यू हो जाएगा 3π/2, और जब वो वापस से यहाँ पर पहुंचेगा और अगेन वो उधर पे स्टार्ट करेगा पॉजिटिव की तरफ, तब इसका फेस वैल्यू हो जाएगा 2π। तो ये फेस का वैल्यूज है। ये चार जो पोजीशन है ना, नहीं चार नहीं पांच, 1 2 3 4 5, तो ये 5 पोजीशन है, लेकिन ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। हर एक पार्ट के बीच में π/2 का गैपिंग है। यहां से देखो 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, ए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी भी बोल दे तो आप डायरेक्टली यहां से इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं बोल रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, सपोज कर लेते हैं फेज का वैल्यू जो है ना वो है 9π/2। सपोज करो 9π/2। बताओ मुझे कि पार्टिकल कहां पर है 9π/2 के अकॉर्डिंग, अगर ये फेस है तो कैसे देखा जाए। तो यहां पर ऐसे करके इसको डिवाइड करो, 9π को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8π प्लस π/2, ऐसे तो बना सकते हो। तो इसके बाद इसको अगर हम लोग सर्च डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 4π प्लस π/2। इज दैट क्लियर? ये यहाँ पर ऐसा बन सकता है। अब इस 4π को पहले सोचो, पहले 4π को सोचो, तो यहाँ पर फेस कितना 0, 2π यहाँ पर 2π। एक और साइकिल अगर ये कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फेस, तो फिर से 2π का और गैपिंग आ जाएगा 4π। तो 4π मतलब 4π का मतलब तुम लोग बताओ मुझे, ये जो पोजीशन था 1 2 3 4 5, तो फेस जब 4π होता है तो इसमें से कौन से वाले पोजीशन को इंडिकेट करेगा, तो ये 4π का मतलब है पोजीशन नंबर 5। क्लियर ना, पोजीशन नंबर 5। अब उसमें से π/2 और ऐड हो रहा है, तो π/2 को ऐड करेंगे इस पोजीशन से, तो प्लस π/2 मतलब कहां पे पहुंच जाएंगे, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। समझ में बात आया? यही है। तो इसका मतलब हो गया तब ये ऑल टुगेदर, तो इसका मतलब तब आंसर बताओ कितना हो गया, तो पोजीशन 1 या 2, तो पोजीशन 2। इसका मतलब क्या है, पोजीशन 2। क्या समझ में आ पा रहा है या नहीं? तो इसका अपना मतलब है पोजीशन नंबर 2। ठीक है, पोजीशन समझ में आ गया, फेस समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं वेलोसिटी को लेकर के। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो v इक्वल्स टू तुम कर सकते हो dx/dt। ठीक है, v इक्वल्स टू कर सकते हैं dx/dt, और एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं dv/dt। इससे कुछ फायदा नहीं मिला, कुछ फायदा नहीं मिला, हमें इसको करके देखना पड़ेगा।
तो अगर हम लोग ऐसा करने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा v इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ऐसा, क्योंकि x के जगह पर a साइन ओमेगा टी रखोगे, और v के जगह a की जगह पर मिलेगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो हमें जो बात समझना है अब यहाँ पर से इन दो इक्वेशन से, वो क्या है, तो x कितना था वो भी तो यहाँ पर जरूरी ना, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहला चीज जो समझना वो है फेज डिफरेंस, समझो फेज डिफरेंस यानी डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई पहला समझो x एंड v का, डेल्टा फाई बिटवीन x एंड v, बोलो x में क्या है यहाँ साइन, v में देखो यहाँ क्या है कॉस, कॉस को मैं अगर तुम साइन बनाओगे तो यहाँ प्लस पाई बाई 2 आएगा, यानी ये कितना आ जाएगा पाई बाई 2। फेज डिफरेंस बिटवीन x एंड v इज हाउ मच, पाई बाई 2। मैं मॉड के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, मॉड, ये मत सुनो प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, मैं मॉड के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ये इट इज पाई बाई 2। दूसरा अगर मैं बात करूं x एंड a का, x और एक्सेलरेशन का, यहाँ साइन है यहाँ माइनस साइन है, मतलब एक अगर आगे है तो एक पीछे है, मतलब ये फेज डिफरेंस कितना का आएगा पाई का, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करता हूं v एंड a का, तो ये भी कितना आ जाएगा पाई बाई 2 का, यहाँ देखो यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, ये तीन का तीनों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला रिलेशन समझ में आ गया, फेज रिलेशन x v एंड a का, तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाओ x और v का, अगर मैं रिलेशन को चेक करूं, x और v का रिलेशन, तो रिलेशन कुछ ऐसा बता रहा है कि जब ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करता है, तो जिस वक्त x मैक्सिमम है, यहां पर क्या है देखो x मैक्सिमम है जिसका वैल्यू a है, उस वक्त स्पीड 0 है। जिस वक्त x 0 है उस वक्त स्पीड जो है वो मैक्सिमम है, और जिस वक्त x अगेन नेगेटिव में मैक्सिमम है, x मैक्सिमम है, उस वक्त अगेन v कितना है 0 है। मतलब जो जब जब x बढ़ेगा, x किसी भी डायरेक्शन में बढ़े, x बढ़ता है तो v घटता है, x बढ़ता है तो v घटता है, x इंक्रीजेज v डिक्रीजेज, इट इज व्हाट द रिलेशन इज। तो एग्जैक्ट रिलेशन अगर मैं बात करूं तो v इक्वल्स टू ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप सभी को याद भी होगा और अभी फिर से दोबारा से ध्यान में दे रहा हूं, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा v का मैक्सिमम वैल्यू होता है ओमेगा a, जो कहां पर होता है, v का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होता है, देखो यहां पर v का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होता है, यहां पर, क्लियर हुआ, कहां पर, मीन पोजीशन पे, ठीक है। v का मैक्सिमम वैल्यू होता है मीन पोजीशन पे, और मिनिमम में तो 0 ही होता है एट एक्सट्रीम पोजीशन। रिलेशन आपको समझ में आ गया। तो x को बढ़ाते जाएंगे, किसी भी तरफ x को बढ़ाएंगे v का वैल्यू घटेगा, तो x का कोई भी वैल्यू यहां रखो v का वैल्यू निकल जाएगा। सो v और x का जो रिलेशन है वो इलिप्टिकल रिलेशन है, इलिप्स बनता है, इलिप्टिकल रिलेशन का ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ ऐसा बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नाम ध्यान में रखना है, दैट द रिलेशन इज इलिप्टिकल, vx रिलेशन इज इलिप्टिकल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं ax रिलेशन का, ax रिलेशन, तो ax रिलेशन में यहां पर समझो, ये तो मीन पोजीशन है, यहां से कुछ ऐसे हो रहा है, तो जिस वक्त यहां पर x मैक्सिमम हुआ उसी वक्त a भी मैक्सिमम होगा, x भी मैक्सिमम a भी मैक्सिमम, यहां पर भी x भी मैक्सिमम a भी मैक्सिमम, यहां पर x 0 a भी 0, समझ आ रहा है। तो a और x जो है ना वो एक दूसरे के साथ ही चलता है, तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, माइनस बस ये बता रहता है x पॉजिटिव है तो a निगेटिव की तरफ है, बस यही है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहां पर होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहां पर होता है, समझना है इस बात को, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर होगा, जो यहां पर पॉजिटिव एक्स है तो यहां पर नेगेटिव की तरफ होगा, ये हो गया a मैक्स, और यहां पर जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ होगा, ये हो जाएगा a मैक्स। सो a मैक्स का जो वैल्यू है ना, a मैक्स का वैल्यू वो होता है ओमेगा स्क्वायर a के बराबर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर a, और ये ध्यान में रखो प्लीज, रिमेंबर इट, a मैक्स का वैल्यू कितना होता है ओमेगा स्क्वायर a, a मैक्स कहां पर होता है एक्सट्रीम पर,
मीन पोजीशन पर कितना होता है एक्सेलरेशन? 0। ठीक है, ए और एक्स का रिलेशन का बात करूं तो ए इज इक्वल टू मिलेगा तुम्हें माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स बढ़ाते जाओ, ए बढ़ता जाएगा। ये माइनस साइन को तुम मैग्नीट्यूड से रिलेट मत करो, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज ये इसको रिलेट मत करो। एक्स, ये माइनस साइन हमें डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन को। तो ए और एक्स का जो रिलेशन है ना, तो ए पे पावर है 1, एक्स पे भी पावर 1 है, तो रिलेशन जो है वो है लीनियर, लीनियर रिलेशन है। अगर कभी भी ग्राफ बनाने का सोचें हम लोग तो ये कुछ ऐसा बनेगा ए और एक्स का। क्यों ऐसा? क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, ए एक्स रिलेशन क्लियर हुआ? ठीक है, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन के थ्रू इसको थोड़ा सा अगर डील करूं, सपोज कर लो ये एक एसएचएम के लिए एक ग्राफ दिया हुआ है। ये है टाइम टी, ये हो गया 0 1 2, यहाँ पर ये x है दिया हुआ, ये x है मान लेते हैं 10, यहाँ पर है -10। उसने हमसे पूछा है इस ग्राफ को देख करके v मैक्स बताओ, a मैक्स बताओ। ठीक है, फाइंड v मैक्स a मैक्स। इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इस ग्राफ को देख करके तुम्हें क्या निकालने के लिए मन करेगा? तो सबसे पहला यहाँ पर देखो, ये लास्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो गया, तो ये जो टाइम है उसको नोट करो। तो ये जो टाइम है दैट टाइम इज 2 सेकेंड, ये टाइम पीरियड हो गया इसका। तो टाइम पीरियड के हेल्प से तुम ओमेगा लिख सकते हो 2 पाई बाई टी करके, यानी 2 पाई बाई 2, यानी कितना आ गया? पाई। ओमेगा तुम्हें निकल करके आ गया। अब दूसरा जो यहाँ पे नोट करो वो ये देखो, x जो है ना यहाँ पर x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? इधर 10 और है इधर -10 है। तो ये जो ग्राफ बता रहा है, ये देखो ओरिजिन से ऊपर गया फिर ओरिजिन से नीचे गया, मतलब ओरिजिन से ऊपर ओरिजिन से नीचे ऐसे। तो यानी मीन पोजीशन इसमें कौन सा आ गया? ओरिजिन। तो इसका जो मीन पोजीशन ओरिजिन है, तो मीन पोजीशन से जितना डिस्टेंस उधर या जितना डिस्टेंस इधर, उसी को तो एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड को नोट करो। तो अब बताओ एम्पलीट्यूड वैल्यू कितना हो गया यहाँ से? तो 10, चाहे ऊपर या नीचे किधर भी। तो ये दो चीजों को पहले ग्राफ से तुम नोट कर लो, फिर क्वेश्चन पे चले जाओ। तो वी मैक्स कितना होता है? ओमेगा ए। तो ओमेगा ए, ओमेगा हो गया कितना? पाई, और ए हो गया 10, हो गया 10 पाई, दैट्स ऑल। सो ए मैक्स कितना होता है बोलो? ओमेगा स्क्वायर ए। तो ओमेगा हो गया पाई, यानी पाई स्क्वायर इंटू ए का वैल्यू हो गया 10। सो वी मैक्स ए मैक्स। रिलेशन क्लियर हुआ सबका? ठीक है, एक्स वी और ए का। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एनर्जी के ऊपर। तो देखो एनर्जी में, एनर्जी से रिलेटेड क्या क्या सब है? तो दो तरह का एनर्जी है, तो एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा कौन सा एनर्जी बोल? पोटेंशियल एनर्जी। एक काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां पर वो के ना लिख करके लिखते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो वी स्क्वायर है, अब इस v के जगह पर सोचना है, यहां पर सोचो, यहाँ v के जगह पर हम लोग सोचें तो हम लोग लिखते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो जब हम लोग v को स्क्वायर करेंगे, v का स्क्वायर करेंगे तो cos का भी स्क्वायर होगा। cos का स्क्वायर होगा तो डेफिनेटली एंगुलर फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आएगा। मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना? तो इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2 ओमेगा। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीड कितना है? ओमेगा, इसका ठीक डबल। सिमिलरली अगर यहाँ पर x इक्वल्स टू देखें तो हम लोग लिखते हैं a sin ओमेगा टी, मतलब इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना? ओमेगा। तो अगर हमसे पूछा जाए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 ओमेगा। याद हुआ? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर रखना ही है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक को चाहे पोटेंशियल को, ये डबल होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी का। तो टोटल एनर्जी जो होता है, जो दोनों का सम होता है, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो। तो ये जो टोटल एनर्जी है ना, ये देखो
ये पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोजीशन, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोजीशन। तो टोटल एनर्जी किस किस पर डिपेंड करता है? तो टोटल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन ए स्क्वायर, ए एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। अगर उसने बोला एम्पलीट्यूड को हमने डबल कर दिया, एम्पलीट्यूड को हमने डबल कर दिया, समझना आता है, ध्यान से ध्यान दो, ये स्प्रिंग है, यहां पर से मास है, ठीक है, हमने इसको यहां से खींच करके छोड़ा, एम्पलीट्यूड ए बना, ए बना, ठीक है। अगली बार में हमने क्या किया, इसको यहां पर से खींच करके छोड़ा, सॉरी, इसको हमने यहां से खींच करके छोड़ा, ये 2a बन गया, और ये इधर भी कितना तक जा रहा है, 2a तक। तो बताओ यहां पर स्प्रिंग चेंज हुआ क्या? स्प्रिंग नो चेंज, मास नो चेंज। अगर स्प्रिंग चेंज नहीं है, मास चेंज नहीं है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम में ओमेगा होता है √k/m। वी ऑल एग्री ना? तो बिना k या m को चेंज किए ओमेगा तो चेंज नहीं होगा। ध्यान में बैठा बात? ओमेगा डिपेंड, बहुत बार बोल चुका हूं, आप लोगों को याद हो गया हो, ओमेगा k और m पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ खींच के छोड़ने पर ये ओमेगा चेंज नहीं होता। तो ओमेगा चेंज नहीं हुआ, लेकिन एम्पलीट्यूड को तूने डबल कर दिया, तो एम्पलीट्यूड डबल हो गया, तो यानी एनर्जी में चेंजिंग आया या नहीं आया? m कांस्टेंट रहा, ओमेगा कांस्टेंट रह गया, a डबल हो गया, a डबल होने से ये एनर्जी 4 टाइम्स हो गया। एनर्जी क्या हो गया? 4 टाइम्स। तो एनर्जी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन, प्लीज रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, याद रहेगा? चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं एक ग्राफ पे। तो अगर हमें कभी भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किया जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी, ये मीन पोजीशन x इक्वल टू 0, जैसे जैसे दूर जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पैराबोलिक ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, चलो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो ऐसा, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ग्राफ, ठीक है। सो ये जो काइनेटिक एनर्जी ग्राफ है ये भी क्या है? पैराबोलिक है, दिस इज ऑल्सो पैराबोलिक। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों ग्राफ पैराबोलिक है, लेकिन अगर हम टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाएं तो टोटल एनर्जी का जो ग्राफ बनता है ना, वो कैसा बनता है? बोलो तुम ही लोग, तुम लोग बोलो कैसा बनता है? तो वो एक कांस्टेंट, उसे कोई मतलब नहीं है, ये बना टोटल एनर्जी, क्योंकि वो एक्स पर डिपेंड ही नहीं करता। हम लोगों को क्या क्या सब याद रखना चाहिए? तो मीन पोजीशन पर भी याद रखना चाहिए। तो मीन पोजीशन पर कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक या पोटेंशियल? बोल। तो यस, मीन पोजीशन पर होता है काइनेटिक, मीन पोजीशन पर होता है काइनेटिक। कितना होता है? तो ये तो 0 ही है, तो मीन पोजीशन एट मीन, ठीक है, के मैक्स कितना हो जाएगा? तो हाफ एम वी स्क्वायर ना, तो हाफ एम वी की जगह पर होता है ए ओमेगा, याद है ना? तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ओके। यू तो मिनिमम होगा। अभी यहां पर बात करो तो एट एक्सट्रीम, प्लीज रिमेंबर रे, यहां पर यू मैक्स होता है, उसका भी वैल्यू क्या होता है? तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू वहां पर कितना हो जाएगा? 0। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। 0 कह लो या मिनिमम कह लो, ठीक है, 0 कहो चाहे मिनिमम कह लो, 0 और मिनिमम कह लो, ठीक है। फिर से ये भी समझ में आ गया, ये भी एक्सट्रीम ही है। अच्छा यहां पर देखो, ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हुए, तो ये वाला जब जब ये इक्वल हुआ है, ये वाला पोजीशन कौन सा वाला पोजीशन है? रट्टा मार के रखना, a/√2। ये वाला जो पोजीशन है वो कौन सा पोजीशन है? a/√2। तो एट द पोजीशन a/√2 दोनों एनर्जी इक्वल हो जाता है, मतलब काइनेटिक का जो वैल्यू है वो भी मैक्सिमम का आधा, और पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो भी मैक्सिमम का आधा। यानी यहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का वैल्यू इंडिविजुअली 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होता है, और टोटल एनर्जी तो हमें पता ही है, ठीक है। सो इट इज द रिवीजन ऑफ ऑसिलेशन पार्ट। हम लोग जो है मैकेनिकल वेव का रिवीजन को सेकंड पार्ट में रखते हैं। यहां तक में आप लोग श्योर करो कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए। डन? चलिए।